So next paper we'll start is JEE Advanced 2013 paper 2 of chemistry. So पहले ही segment में यहाँ पे देखो question multi correct option से start है. Okay. So look at the first question. It's given correct statement about ozone is first case it is given OO bond lengths are equal. तो आपको पहले ozone का structure clear होना चाहिए. In case of ozone, although coordinate bond is present, in case of ozone, although coordinate bond is present, but due to resonance, their structure is identical. अगर आप इसकी resonance form लिखेंगे, we'll write like this. Identical resonance होने की वजह से all bonds are identical in ozone. So all bonds identical. So statement 1 correct. Next case is when thermal decomposition of ozone is endothermic. ये चीज गड़बड़ है. Actually वो ओजोन को जब हीट करते हैं ये O2 फॉर्म होता है. This is the process. So thermal decomposition process जो ओजोन का है बेसिकली, उसमें ओजोन से ऑक्सीजन बनता है और इसमें ऑक्सीजन जो है वो थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है. So that process is exothermic. So formation of oxygen, ozone, formation of oxygen from ozone is exothermic. क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है ओजोन के रिस्पेक्ट में. सो ऑक्सीजन इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल. Thermodynamically more stable allotrope. Thermodynamically more stable allotrope. Okay. सी ऑप्शन में गिवन है ओजोन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. ये तो करेक्ट बात हो गई. ओजोन के स्ट्रक्चर्स देख लो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है एंड ओजोन हैज अ बेंड स्ट्रक्चर. ये भी ठीक है. तो बेंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. तो उसके बेसिस पे इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज ए, सी एंड डी. उसके करेक्ट आंसर्स अगर आप मार्क करेंगे उसका आंसर लिखेंगे ए, सी एंड डी. केवल ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि दैट प्रोसेस इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक. रीजन उसका मैंने समझाया कि ऑक्सीजन जो है वो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होती है. ओजोन एंड ऑक्सीजन आर एक्चुअली एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ईच अदर. उसमें ऑक्सीजन मोर स्टेबल फॉर्म है. तो अगर ऑक्सीजन से ओजोन बनाएंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. ओजोन से ऑक्सीजन बनाएंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 22. सर जब ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसका डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव आएगा. ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हमेशा एंडो जी पॉजिटिव लेने हैं. उसको तो फिजिबिलिटी बनाने के लिए आपने हीट सप्लाई करी ना अपनी तरफ से. Then comes to question number 22. given देखो बेरिलियम को एक कंपाउंड X एब्जॉर्ब करा के 4 बेरिलियम 8 में कन्वर्ट करना है. आपको X और Y डिटेक्ट करना है. तो आपको बताया था मैंने किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में लेफ्ट साइड और राइट साइड में सम ऑफ एटॉमिक नंबर सम ऑफ मास नंबर के एग्जैक्टली इक्वल चाहिए होता है. तो आप देखो जो कंपाउंड बस में फिट कर करके देखना है किससे काम बनेगा. तो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन से ट्राई करें तो इट इज 4 बेरिलियम 9. क्योंकि 2 वेरिएबल है इसलिए प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते. गिवन ऑप्शंस के साथ ट्राई कर सकते हैं. इसमें एक गामा रे ऐड कराई तो ये 4 बेरिलियम 8 में कन्वर्ट हुआ विद अ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज 0 and 1. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ एटॉमिक नंबर राइट हैंड साइड के सम ऑफ एटॉमिक नंबर से मैच कर जा रहा है. तो लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ एटॉमिक नंबर राइट हैंड साइड के मास नंबर से मैच कर रहा है. इसका मतलब ये करेक्ट इक्वेशन है. दूसरे केस में उसने देखो लिखा है 4 बेरिलियम 9 में एक प्रोटॉन ऐड कराया और उससे 4 बेरिलियम 8 बना के एक ड्यूटेरियम रिलीज कर दिया. तो अभी भी देखो सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज 5, मास नंबर इज 10 व्हिच इज आल्सो ऑन राइट हैंड साइड 5 and 10. ये भी करेक्ट हो गया. अगले केस में उसने बोला एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करा के देख लो. तो 4 बेरिलियम 9 में एक न्यूट्रॉन ऐड कराएंगे एंड फाइनली यू विल कन्वर्ट इट टू 4 बेरिलियम 8 एंड तो यहाँ पे सम ऑफ एटॉमिक नंबर 4 आ रहा है और यहाँ सम ऑफ एटॉमिक नंबर 5 आ रहा है. इसका ये इनकरेक्ट हो गया. लास्ट केस में एक बार गामा रे का केस और दे रखे तो फिर 4 बेरिलियम 9 में
एक हमारे रिएक्टर इससे 4 बेरिलियम 8 प्लस एक प्रोटॉन लिख रहे हैं, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, एटॉमिक नंबर यहाँ 4 है और यहाँ 5 आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका पॉसिबल आंसर हुआ ए एंड बी। ठीक है, तो सिंपली सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक किया जाता है, तो चेक कर रहा है और ये फीजिबल और नॉट। सो दिस इज यूज्ड बाय ट्रांसलोकेशन। तो उसको चेक करने का तरीका लेफ्ट साइड राइट साइड आपको सिंपली सम ऑफ एटॉमिक नंबर और सम ऑफ मास नंबर चेक कर लेना होता है, वो सेम आ जाएगा तो करेक्ट लिखा होगा। ठीक है, तरीका है कार्बन बेस रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। आपको पता है कार्बन रिडक्शन हम लोग टिन के लिए अप्लाई करते हैं, आयरन के लिए अप्लाई करते हैं, बट एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए नहीं करते, इनमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अप्लाई होता है। तो SnO2 से टिन के लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन फॉलो करेंगे। SnO2 में कार्बन से रिडक्शन करा के टिन और CO एक रिएक्शन, आयरन के केस में Fe2O3 से कार्बन रिडक्शन कराते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होने के बाद फाइनली Fe और CO बन जाएगा। Al2O3 एंड MgCO3.CaCO3 इनमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं फ्यूज सॉल्ट के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज्ड होगा ऑफ फ्यूज सॉल्ट। मतलब इवन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एक्वा सॉल्यूशन से भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या मोस्ट एक्वा एलिमेंट कैटेगरी, उसका आंसर अपने पास आ जाएगा। उसने पूछा किस में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो उसका आंसर लिखेंगे E and D। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 24 thermal dissociation equilibrium of calcium carbonate solid is studied under different conditions। इसमें CaCO3 को सॉलिड फॉर्म से हीट करा के CaO सॉलिड और CO2 गैसेस बना रहे हैं। फॉर दिस इक्विलिब्रियम द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, पहले केस में लिखा है डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आपने बताया था कि जो इंथैल्पी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन के, वो टेम्परेचर साथ इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा टेम्परेचर चेंज है। अगर मेजर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो डेल्टा एच टेम्परेचर डिपेंडेंसी स्टडी की जाती है, अदरवाइज हम लोग डेल्टा एच को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ गिवन है डेल्टा एच डिपेंडेंट ऑन टी, तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली हीट करते हैं तभी CaO और CO2 में डिकम्पोज होता है। तो दिस रिएक्शन इज हाई टेम्परेचर रिएक्शन, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। आपको पता है डेल्टा एच टेम्परेचर फंक्शन आता है, ऑल्दो थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज के लिए हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बट एक्चुअली डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो करेक्ट हो गया ये। अगले ऑप्शन लिखा है के इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर इस प्रोसेस के लिए Kp लिखेंगे आप, तो दैट कम्स आउट टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कंसंट्रेशन ले रहे हो आप, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट है, ये भी सही हो गया। अगले केस में लिखा है के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये इनकरेक्ट हो गया, ऑल्दो इक्वेशन में Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, बट अगर टेम्परेचर गिवन है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कांस्टेंट वैल्यू हो गई, वो चेंज कर ही नहीं सकते आप, बिकॉज Kp इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो टेम्परेचर के साथ तो वेरी करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वेरी नहीं करेगा। लास्ट में लिखा है डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट। ये सही है, अगर इस रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट यूज करेंगे तो डेल्टा एच इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट होता है, बिकॉज डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है, और कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट करते हैं। अगर आप कैटलिस्ट का फंक्शन देखोगे तो कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारी ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये जो गैप है ये डेल्टा एच है। इसमें अगर आपने एक कैटलिस्ट ऐड करा तो कैटलिस्ट ऐड करने से नया पाथ जनरेट हुआ, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज हुई फॉरवर्ड रिएक्शन में भी बैकवर्ड रिएक्शन में भी, बट देयर इज नो चेंज ऑन एंथैल्पी। तो उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे लिए A, B एंड D। केवल इसका ऑप्शन C इनकरेक्ट है, बिकॉज जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं दैट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, दैट वोंट बी चेंज्ड। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ CO2 ही आएगा। मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के इक्विलिब्रियम के बराबर पहुंचेगा तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं होगा। क्लियर? सो 24 का आंसर हुआ A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। In 25th question is given KSP of Ag2CrO4 is given। आपको solubility रिपोर्ट करनी है Ag2CrO4 in AgNO3 solution। तो ये कॉमन एन इफेक्ट का केस हो गया, एक स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो Ag2CrO4 को अगर डिसॉल्व कराएंगे तो इट विल फॉर्म 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस
और इसमें AgNO3 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसका कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है तो ये कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m हो गई, जो कि यहाँ के लिए भी 0.1 m हो जाएगी। और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मान लेते हैं तो S हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट के केस में जो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे जब KSP एक्सप्रेशन लिखोगे तो दैट कम्स आउट टू बी Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर into CrO42 minus concentration. KSP is given to you 1.1 into 10 to the power minus 12. Ag plus concentration 0.1 square into solubility. तो यहाँ से solubility solve हो क्या जाएगी 1.1 into 10 to the power minus 9 m. 1.1 into 10 to the power minus 9 m. ठीक है। अब देखो ये भी मल्टी करेक्ट में सिंगल करेक्ट ऑप्शन का केस बन रहा है। तो उसका फाइनल आंसर जब हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, Ag2CrO4 की जो सॉल्युबिलिटी आएगी दैट इज D फ्रॉम हियर। एक मिनट, सॉरी, माय फॉल्ट, नॉट D, इट्स B। 10 पावर माइनस 12 में 0.01 से डिवाइड किया ना, तो 10 पावर माइनस 10 आएगा सॉल्व। सो आंसर विल बी B ओवर हियर। 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 12 में 0.001 डिवाइड करेंगे तो 10 पावर माइनस 10 बनेगा। सो आंसर विल बी B ओवर हियर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इट्स गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज आर। तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली CHCl3OH माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्टेंट हमारा क्या है, फिनॉल है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई, रीबर्ट-ईमन रिएक्शन। अब उसमें देखो ऑप्शंस में आपको मेजर माइनर का केस लिखा है। तो आपको पता है कि रीबर्ट-ईमन रिएक्शन में जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, राइट। तो अगर हम सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इट इज रीबर्ट-ईमन रिएक्शन। उसकी रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस कराएंगे तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। रिएक्शन तो लिख लोगे ना, दिस इज सिंपली रीबर्ट-ईमन रिएक्शन। रिएक्शन इज रीबर्ट-ईमन रिएक्शन। अब अगर मान लो एक और बार ये रिएक्शन कराएंगे तो दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो ऑप्शंस में देखो मेजर माइनर केस लिखा हुआ है, उसका मेजर प्रोडक्ट तो श्योर शॉर्ट एस बन रहा है। बट अगर यही रिएक्शन एक बार और वर्कआउट कर जाएगी तो ऑब्वियसली यील्ड खराब हो जाएगी, तो उसका आंसर पी भी बन सकता है। बट द यील्ड ऑफ पी विल बी, या पी भी फेवरेबल तो नहीं दिख रहा। उसका मेजर प्रोडक्ट तो एस हुआ। अब अगर माइनर की बात करी जाए तो आपको पता है कि CHCl3 में जो अटैकिंग साइट होती है दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन। तो अगर आप मैकेनिज्म लिखोगे तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि पैरा पोजीशन पे भी अटैक पॉसिबल है, तो उससे Q जो प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा। क्योंकि मेजर माइनर दोनों डिफाइन करते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया, तो डायरेक्ट यही बन रहा है। बट अगर इसमें पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा तो वहां पे चूंकि H नहीं है रिप्लेस करने के, तो दैट कैन बी अ माइनर प्रोडक्ट ऑल्सो। उसकी पूरी मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी आपको एक बार, तो मैं लिखे देता हूँ। इट्स एक्चुअली टाइप ऑफ, दिस इज बेसिकली रीबर्ट-ईमन रिएक्शन। उसमें बेस ऐड करेंगे तो सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन बना। जो एक्चुअल रिएक्शन है वो है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, बेस से होने के बाद डाइक्लोरोकार्बिन बनती है यहाँ पे रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन। पहले एसिडिक गैस निकला CCl3 बना, हीट करने से डाइक्लोरोकार्बिन, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल जो कि इस फिनॉक्साइड आयन से रिएक्ट करेगी। तो नॉर्मली तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होता है, बट ये अटैक पैरा पोजीशन से भी हो सकता है ऐसे। इन दैट केस
ये जो प्रोडक्ट बनेगा वही आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से एरोमेटिसिटी रीगेन नहीं हो सकती है, फ्रॉम दिस साइड एरोमेटिसिटी कैन नॉट बी रीगेन्ड, तो हमें इस रिएक्शन को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको माइनर प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो फर्दर एक्सप्रेस लेके आप इसको इस वाले स्टेज पे पहुंचा सकते हैं। दिस विल बी द प्रोडक्ट, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है। तो दिस कैन बी अ माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से उसकी स्टेबिलिटी आ रही है, तो एस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्यू विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे इसका आंसर जो हम लोग सकते हैं, पी तो फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक एक बार पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरे साइड से अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, तो उसको मेजर कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। और जो ऑप्शन आर दिया हुआ है वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फिनॉल है वो पहले फिनॉक्साइड एंड में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे दोबारा एक्सप्रेस नहीं आ सकता, तो आर तो बनेगा ही नहीं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन के गिवन ऑप्शन के हिसाब से वी कैन राइट क्यू एंड एस। क्यू विल बी माइनर प्रोडक्ट, एस विल बी मेजर प्रोडक्ट, सो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बनेगा बी एंड डी। ठीक है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एंड डी। ओके, then question number 27। 27 लिखा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको यहाँ पे Br2 3 इक्विवेलेंट दे रखा है, तो अब आपको ये याद आना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, उसमें इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब अगर कोई भी स्ट्रांगली एसिडिक ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड या SO3H एक्टिवेटेड रिंग की पैरा पोजीशन पे होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में वो ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग्स की पैरा पोजीशन में SO3H या COH ग्रुप होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो इसमें इसका फाइनल आंसर क्यू बनेगा। और तो क्वेश्चन में क्लियर हिंट है 3 इक्विवेलेंट से, बट वो भी चीज़ आपको क्लिक करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको इप्सो सब्स्टिट्यूशन का आइडिया नहीं है तो आप फंस जाओगे सवाल में, क्योंकि जो सल्फोनेशन होता है उसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसका लीवेबिलिटी कैरेक्टर अच्छा होता है। आपको आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में भी ये चीज़ बताई जा चुकी है। तो अगर आप यहाँ से Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो अल्टीमेटली 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है इस रिएक्शन में। यहाँ पे H तो सब्स्टिट्यूट होता ही है Br से, SO3 भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है Br से, तो द पॉसिबल आंसर इज Q ओवर हियर। यहाँ पे भी आप ध्यान से देख सकते हो कि मल्टी करेक्ट के केस में सिंगल आंसर आ रहा है, इसका आंसर बी लिखना पड़ेगा। तो इवन इफ इट इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन यू कांट राइट फर्दर आंसर, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट यूनिक होते हैं। कोई चीज़ मैंने बहुत बार बता चुकी है कि ऑर्गेनिक के केस में इवन मल्टी करेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी अगर प्रोडक्ट पूछा जाता है तो मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होता है, और वो मोस्टली यूनिक आंसर होता है। तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज यू, इप्सो सब्स्टिट्यूशन आपको क्लिक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। Okay, so in question number 28, you can see like CH3CO, CH3 की reaction Br2NaOH से कराते हैं. So this is actually halo form reaction. Type of reaction पहले आपको समझ आना चाहिए. This is halo form reaction. And halo form reaction it is step-by-step reaction. If you'll see the little mechanism of this. So सबसे पहले CH3CO, CH3 की base से reaction होकर alpha H remove करता है. Then it reacts with halogen nucleophilic substitution Br leave करके. देन जिस पोजीशन पे Br अप्लाई हुआ है वो मोर एसिडिक हो गया है, तो फर्दर बेस जो है वो उसी पोजीशन से H निकालेगा। तो इससे लॉजिक आपको समझ आना चाहिए कि जो अल्फा H है वही बार बार रिमूव होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप, और हर बार Br2 से रिएक्शन होती जाएगी। तो जब तक पूरा CH3CO CH3 का एक मोल रिएक्शन करने के बाद पूरा क्लोरोफॉर्म CHBr3 और CH3CONa में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक दूसरा मोल एसीटोन का रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करेगा। But in the question, you can see that 1 mole of acetone, 1 mole of Br2 is given. So that means after some time, Br2 will be over.
बिकॉज एक मोल एसीटोन के साथ जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो 3 Br2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं। तो जैसे ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो फाइनली जो हमारा आउटपुट आएगा वो होगा CH3COCH3। इसकी रिएक्शन Br2 से होने के बाद, Br2 बेस से होने के बाद फाइनली बनेगा CH3CONA। फाइनली इससे फॉर्म होगा CH3CONA और CHBr3 और सम अमाउंट ऑफ एसीटोन विल बी लेफ्ट, जो फर्दर रिएक्शन में अभी आगे यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि Br2 जो है वो आपको एक्सेस में दे रखा है। इसके बाद सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन अगर आप देखोगे CH3COCH3 Br2 और एसिटिक एसिड, तो दिस इज अ काइंड ऑफ टॉटोमराइजेशन प्रोसेस बिकॉज एसिडिक मीडियम ले रखा है आपने, तो CH3COCH3 का जो अल्फा H है वो रिमूव होकर Br लगता जाएगा। तो जब तक सारे CH3COCH3 का अल्फा H रिमूव होकर Br नहीं लग जाएगा तब तक फर्दर दूसरा H नहीं रिमूव होगा, बिकॉज हियर वी डोंट हैव फेस। सो CH3COCH3 को अगर टॉटोमरिक फॉर्म में लिख दें तो इट इज CH3COH डबल बॉन्ड CH2, इस वाले तरह का केस होगा। और इसके बाद इसकी Br2 से रिएक्शन होगी तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस देगा, ये पाई बॉन्ड इधर से ये इस पर अटैक करके Br लीव करा देगा। सो इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O CH2Br एंड लाइकवाइज दिस रिएक्शन विल प्रोसीड जब तक कि पूरा CH3COCH3 नहीं खत्म हो जाएगा। तो एक मोल CH3COCH3 CH3COCH2Br में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये रिएक्शन फ्रीज कर जाएगी। So that means in the first reaction your products will be T and U with and some acetone will be left, and for reaction 2 your product will be P. So if you see the options then you can write answer C. अगर आप product mark करोगे तो this product is P and this product is T, this is U और ये आपका एसीटोन बच जा रहा है। तो पहली रिएक्शन में कंप्लीट एसीटोन कंज्यूम नहीं होगा। इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान देना है कि जब एक एसिडिक एच हट रही है और उस पोजीशन पे Br लग जा रहा है तो जो फर्दर एच जिस पोजीशन पे Br लग रहा है वो एसिडिक एच और ज्यादा एसिडिक हो जा रहा है, तो हाथ वहीं से एच हटेगा। तो जब तक सारे अल्फा एच एक कार्बन से नहीं हट जाएंगे तब तक लगातार उसी पोजीशन पे रिएक्शन चलती रहेगी। दैट इज व्हाई एसीटोन विल बी लेफ्ट इन द एंड and finally the product will be T and U and with some acetone left in the reaction. Is that clear? So as per the given options your answer will be C. Now the next question is paragraph based question. It's given fixed mass of M is gas is subjected to transformation state KLMNO. Pressure against volume graph given है। तो अगर मैं सबसे पहले सारे processes mark करूँ तो उसमें question में ही पूछा है the succeeding operations are enabled for the transformation of the states are। तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है K to L L to M। मैं प्रोसेस मार्क करता हूँ K to L L to M then M to N and back to K, ये प्रोसेस है इसका। तो अगर KL प्रोसेस मार्क करेंगे आप तो KL प्रोसेस जो है दैट इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। मैंने सारे प्रोसेस में सेट कर लीजिए। देन प्रोसेस LM इज आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस में देखो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसका मतलब कूलिंग प्रोसेस होगा। कैसे पता चला? बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, प्रेशर कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम हो रहा होगा। देन फ्रॉम M to N if we move it is isobaric compression. This is isobaric compression। और फिर N से K की तरफ अगर हम दोबारा मूव करेंगे तो दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। इस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, बस वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की कंडीशन है। प्रेशर राइज कर रहा है तो टेम्परेचर राइज करेगा। अच्छा, अब K से L में अगर हम जाएंगे तो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। K से L में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। और M से N में अगर हम देखेंगे तो इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग तो इट्स इक्वली मींस दैट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। अगर प्रोसेस मार्क करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज मतलब हीटिंग, डिक्रीज मतलब कूलिंग। तो प्रोसेस मार्क करना शुरू करेंगे तो पहला प्रोसेस हीटिंग, फिर कूलिंग, कूलिंग एंड हीटिंग। दिस इज द प्रोसीजर। So as per the given options, if you write the answer, it is heating, cooling, cooling and heating. So answer will be C over here. समझ आया कॉन्सेप्ट? टेम्परेचर से पहले हमने टेम्परेचर डिसाइड करे हर प्रोसेस में,
तो आप देख सकते हो के से एल में हीटिंग हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है, एल से एल में टेम्परेचर कम हो रहा है तो दैट इज कूलिंग। फिर एम टू एन में फिर से कूलिंग और के टू एन में फिर से हीटिंग। तो इट इज हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग एंड हीटिंग। तो आंसर मस्ट बी सी। इज दैट ओके? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट्स। अभी मैंने प्रोसेसेस मार्क किए हैं, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस L2M एंड N2K, L2M एंड N2K इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऑप्शंस देख के आप इसका आंसर बी मार्क कर सकते हैं। L2M एंड N2K आर आइसोकोरिक प्रोसेस। एक आइसोकोरिक कूलिंग है, एक आइसोकोरिक हीटिंग है। ओके, to the next question. It's given that the reaction Cl2 gas with cold dilute hot concentrated anodes gives gives sodium salt of two different oxo acids P and Q. The chlorine gas reacts with SO2 gas in presence of charcoal to give product R. R reacts with white phosphorus to give a compound S. On hydrolysis, S gives an oxo acid of phosphorus which is T. तो आपको वन बाय वन सारे पहले रिएक्शन मार्क करनी चाहिए। तो फाइल स्टार्ट उसने बोला वो क्लोरीन रिएक्शन जो है, क्लोरीन गैस विद कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट कंसंट्रेटेड in water gives sodium salt of different oxo acids of chlorine P and Q. तो देखो अगर क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में कराएंगे तो उस केस में प्रोडक्ट बनता है NaCl एंड NaClO एंड वाटर। इक्वल बैलेंस ये हो गया। तो उसमें ऑक्सो एसिड उसमें लिखा है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन P and Q। तो दो डिफरेंट सॉल्ट बन रहे हैं, तो इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो P होगा वो HOCl हो जाएगा क्योंकि उसका सॉल्ट है NaOCl। ठीक है, तो इस डेटा से आपको पता चल गया, इस इक्वेशन को देख के आपको पता चल गया कि यहाँ पे P जो है वो HOCl है। अब दूसरी रिएक्शन अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ Cl2 की रिएक्शन लिखेंगे तो क्लोरीन रिएक्ट्स विद NaOH इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन। In hot concentrated condition, the product will be NaCl, NaClO and NaClO3 and water. NaClO3 का अगर आप ऑक्सो एसिड रिपोर्ट करेंगे तो इट इज HClO3। ये आपका Q हो गया। आपको P पता क्या HOCl, Q पता चल गया HClO3। उसका देखा है क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद SO2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव अ प्रोडक्ट R. R reacts with white phosphorus to give us compound S. On hydrolysis, S gives an oxo acid of phosphorus, that is T. एक बार आगे की रिएक्शन मार्क करनी है। So chlorine reacts with SO2 in presence of charcoal will give you SO2Cl2. Chlorine की रिएक्शन SO2 in presence of charcoal, it will form SO2Cl2. उसके बाद SO2Cl2 की रिएक्शन उसने बोला हुआ है व्हाइट फॉस्फोरस से कराना है, it will form PCl5. व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉर्म PCl5। तो अगर कंपाउंड मार्क करना स्टार्ट करें तो SO2Cl2 becomes R नाउ, PQ तो पहले डिफाइन कर चुके हैं, और फिर PCl5 जो है वो S हो गया, और S की अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फाइनली जो एसिड बनेगा दैट इज H3PO4 एंड व्हिच इज योर T। तो PCl5 की अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इट विल फॉर्म H3PO, दिस कंपाउंड इज T। पहले आपने सारे कंपाउंड्स मार्क करने, फिर आप क्वेश्चन लेके आंसर मार्क करना स्टार्ट किए। Now look at the answer. First question is P and Q are respectively. तो अगर P और Q यहाँ पे मार्क करेंगे तो आपको देखो एक तो HOCl है, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरा क्लोरिक एसिड। फर्स्ट वन इज हाइपोक्लोरस एसिड, सेकंड वन इज क्लोरिक एसिड। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन आंसर मस्ट बी ए। ठीक है, और समझ में आया आपको? P और Q आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं इसे। तो हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर क्लियरली हो गया ए। HClO इज हाइपोक्लोरस एसिड, HClO3 इज क्लोरिक एसिड। अगले पार्ट पे चलेंगे तो उसने पूछा RSNT, अभी हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है। तो R इज SO2Cl2, S is PCl5 and T is H3PO4. So for 32nd question answer is also A. Clear?
Done? Now move to the next question. This is another paragraph-based question. It's given aqueous solution of mixture of two inorganic salts when treated with dilute HCl gives a precipitate Q and filtrate gives a precipitate P and filtrate Q. The precipitate P was found to dissolve in hot water. तो देखो इससे आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए कि क्लोराइड HCl से फर्स्ट ग्रुप प्रेसिपिटेट होता है नॉर्मली, और जो प्रेसिपिटेट है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल है, तो डायरेक्ट ग्लू मिल रहा है हमें PbCl2 का. दिस इज डायरेक्ट ग्लू फॉर PbCl2 बिकॉज आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल्स के क्लोराइड प्रेसिपिटेट होते हैं, उसमें बेसिकली PbCl2 AgCl और Hg2Cl2 होता है, और उसमें से हॉट वाटर अगर सॉल्युबल कंडीशन दी है तो दैट इज सर्टेनली PbCl2. ऑल्दो क्लोराइड्स में एक क्यूप्रस क्लोराइड भी वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो केवल 4 क्लोराइड है जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, PbCl2 Hg2Cl2 AgCl एंड Cu2Cl2. बट जैसे ही क्लू मिला हॉट वाटर में सॉल्युबल है तो इससे बदल गया लेड है. उसका लिखा है द फिल्ट्रेट क्यू रिमेन्ड अनचेंज्ड व्हेन ट्रीटेड विद H2S in a dilute mineral acid medium. However, it gives a precipitate R with H2S in ammonical medium. मतलब इससे पता चल गया कि ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल नहीं है, ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल है, क्योंकि डाइल्यूट HCl एसिड के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा, मतलब ग्रुप 2 एब्सेंट, और अमोनिकल H2S के साथ प्रेसिपिटेट आ रहा है, मतलब ग्रुप 4%. The precipitate R gave a colored solution S when treated with H2O2 in the aqueous solution of NaOH medium. उससे आपको पता चल गया कि ग्रुप 4 का टेस्ट रिएजेंट है जो कि H2O2 के साथ NaOH मीडियम में कलर्ड सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. आपको ग्रुप 4 रेडिकल्स पता है, निकल कोबाल्ट मैग्नीज एंड जिंक. अब कलर्ड सॉल्यूशन बन रहा है H2O2 NaOH के साथ, तो इट इज सर्टेनली मैग्नीज. अभी सारे रिएक्शंस हम लोग वर्कआउट करके लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. तो सबसे पहला केस आपको क्लियरली समझ आ रहा है. अगर पहले वाले पार्ट से सॉल्व करना शुरू करें तो हमारे पास सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl से अगर आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो उससे कंफर्म हो रहा है कि ये ग्रुप 1 बेसिक रेडिकल है. क्लू समझते हुए चलना है. और ये फिर सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, एंड दिस सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो इससे ये कंफर्म हो जा रहा है कि सर्टेनली लेड होगा. तो इससे जो सॉल्ट का कैटायन है वो Pb2+ हो गया, ये PbCl2 है, क्योंकि PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है. PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, तो प्रेसिपिटेट हो रहा है PbCl2. इससे पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ए. ठीक है. इसके बाद अगले क्वेश्चन पूछा था कलर्ड सॉल्यूशन S कैन बी. तो आपको देखो पहले इमीडिएटली ग्रुप चेक करना है, पर कलर्ड सॉल्यूशन S कंटेन्स आपसे पूछा गया. सो बेसिकली आपको क्लियरली समझना है कि पहले हमारे पास जो सॉल्ट है उसमें डाइल्यूट HCl H2S पास कर रहे हैं अगर हम, देयर इज नो कलर. केयरफुली सबसे पहले देख लीजिए. It's given, however, it gives when filtrate of Q remained unchanged when treated with H2S and dilute mineral acid, and however it gave precipitate R with H2S and ammonical medium. बट अगर इसी केस में हम लोगों ने यहाँ से H2S NH4OH ऐड किया हुआ है तो यहाँ से प्रेसिपिटेट आ रहा है, इससे कंफर्म हो रहा है कि ये ग्रुप जो है 2, इस वाले केस से तो ग्रुप 2 एब्सेंट हो गया. ऊपर वाले केस से ग्रुप 2 एब्सेंट हो गया. ये चीज समझ आ गई आपको. अब H2S के साथ NaOH के प्रेजेंस NH4OH के साथ आपको H2S NH4OH में प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अभी हमने ग्रुप 2 तो एब्सेंट प्रूफ करा है, बट ग्रुप 3 एब्सेंट प्रूफ नहीं करा है. तो इट्स गिवन H2S NH4OH. However, it gives precipitate R with H2S in an ammonical medium, and precipitate R gives colored solution S when treated with H2S and NaOH solution. तो अब देखो इससे ये ग्रुप 3 और 4 का रेडिकल होगा. अब देखो यहाँ पे बाकी तो और कोई क्लू नहीं है, कलर्ड केवल देख रखा है, तो मैं आगे का ऑप्शन चेक करना. तो उसको देखो कॉपर तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रुप 2 एब्सेंट प्रूफ कर लिया हमने. अब Fe3+ आयन अगर लेंगे तो Fe3+ आयन की प्रॉब्लम ये है कि इसका NaOH से कोई रिएक्शन नहीं होना है.
क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि NaOH और H2O2 के साथ रिएक्शन करना है, तो इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो वो तो इसमें हो नहीं रहा। अब Zn2 प्लस लेंगे तो ये एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होता है और H2O2 का यहाँ भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि जिंक ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में। क्रोमियम के केस में ऐसा हो सकता है, तो क्रोमियम के केस में अगर Cr3 प्लस लेंगे तो NaOH H2O2 से रिएक्शन करने के बाद Na2CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Na2CrO4 जो है वो येलो सोल्यूशन होता है, ये आपको पता है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर डी लिखना पड़ेगा। और तो इनिशियल क्लू से हमें पता चल रहा था कि ग्रुप 4 का रेडिकल होना चाहिए, अगर इसी में ग्रुप 4 रेडिकल मैग्नीज होता तो वो सर्टेनली आंसर बन सकता था, बट मैग्नीज के केस में भी हम लोग H2O2 NaOH की बजाय H2O2 एसिडिक मीडियम में लेके HMnO4 में कन्वर्ट करते हैं पिंक कलर में। बट क्वेश्चन के क्लू से देखो पता चल रहा है दैट इट इज गिवन व्हेन ट्रीटेड विद H2O2 एंड aqueous NaOH मीडियम आर गिव अ कलर्ड सॉल्यूशन दे रखा है, नॉट प्रेसिपिटेट। ध्यान से देखिएगा, तो सोडियम क्रोमेट जो है वो येलो सॉल्यूशन होता है। ये लाइन देखो इस क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। It's given the precipitate R gave a colored solution with when treated with H2O2 and aqueous NaOH solution। ये कहीं ना कहीं सोडियम क्रोमेट कंफर्म कर दे रहा है, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2O2 is an oxidizing agent, इस ग्रुप से आपको पता चल रहा है कि हमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो सर्टेनली रेडिकल Fe3+ और Zn2+ नहीं हो सकते हैं, ये दोनों रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमें कराना है। तो ऑक्सीडेशन केवल Cr3+ के केस में हो रहा है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि जो सोल्यूशन एस होगा वो Na2CrO4 येलो कलर सोल्यूशन बनेगा। So our answer must be D। क्लियर? अब यहाँ देखो इस चीज को क्वालिटेटिव एनालिसिस से ध्यान रखना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि H2SNH4 जो है ग्रुप 4 का रिएजेंट है, बट अगर ग्रुप 3 एब्सेंट नहीं प्रूफ किया आपने तो ग्रुप 3 भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, बिकॉज NH4OH H2S करते ही आपने सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर कर दी है, तो दैट मींस इट कैन प्रेसिपिटेट ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 सब प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, बट आपने ग्रुप 2 एब्सेंट प्रूफ कर लिया तो इसका आंसर कॉपर नहीं हो सकता। कॉपर के बाद के सारे केस चेक करने, और H2O2 से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन कराना है, तो इसलिए हमने ऑप्शन ए और सी रिजेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलना होता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार काफी टिपिकल आ जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। इट्स गिवन P and Q आर आइसोमर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड C4H4O4 both decalarizes bromine water on heating with P form cyclic anhydride। तो देखो आपको पता है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और ब्रोमीन वाटर डीकलराइज कर रहा है, इसका मतलब इसमें सर्टेनली एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर हम पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इतना होना तो कंपल्शन है। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है आपको, तो उससे आपको पता चल रहा है कि 2 COH ग्रुप होने जरूरी है, और फॉर्मूला दे रखा है C4H4O4। तो इससे पता चल गया कि अगर हमने यहाँ पे COH लिखा तो 4 कार्बन हो गए, 4 ऑक्सीजन भी होगा, 4 H, तो एक फॉर्म ये पॉसिबल है इसकी सिस फॉर्म, और एक इसकी ट्रांस फॉर्म पॉसिबल होगी। These are the two possible forms, out of which it is given that P forms acetic anhydride, P forms its anhydride। एनहाइड्राइड केवल तभी बन पाएगा जब दोनों CH ग्रुप जो है वो सेम साइड होंगे, तो इससे साइक्लिक एनहाइड्राइड पॉसिबल है, जबकि ट्रांस फॉर्म से ऐसा नहीं हो पाएगा। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड कैन फॉर्म, उससे पता चल गया कि ये आपका कंपाउंड जो है वो P होगा, सिस फॉर्म P होगी। तो सेकेंड फॉर्म अपने आप पता चल गया Q है, क्योंकि उसने देखा P and Q आर टू डिफरेंट आइसोमर्स। अब जब ये दोनों आइसोमर्स हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म बन रहा है, ये भी क्लियर है। ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो रहा है, उससे पाई बॉन्ड पता चल गया। पी का साइक्लिक एनहाइड्राइड बन रहा है, उससे पता चल गया सिस फॉर्म है। वैसे आपको एक आइडिया लग गया। उसका देखा अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कलाइन KBr4 P as well as Q produces one or more than one from STU। तो आपको देखो पता है कि ब्रोमीन वाटर की जो रिएक्शन, सॉरी, जो डाइल्यूट एल्कलाइन KBr4 यानी बायस रिएजेंट की जो रिएक्शन है दैट इज सिन ग्लाइकोलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर बायस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो इस सिस फॉर्म पे सिन एडिशन हो रहा है, तो इट विल लीड टू दिस इज सिस फॉर्म। ध्यान से देख लो, दिस इज सिस फॉर्म, और इस पे हम लोग कर रहे हैं सिन एडिशन। तो सिस फॉर्म पे अगर सिन एडिशन कराया जाता है तो उससे मीजो फॉर्म बनती है, तो उसका एक फॉर्म बनेगा ये, और ये आपकी ट्रांस फॉर्म है। ट्रांस फॉर्म पे अगर आप बायस रिएजेंट ऐड करेंगे तो बायस रिएजेंट की रिएक्शन जो है वो सिन एडिशन है, और ट्रांस फॉर्म पे सिन एडिशन से बनेगा रेसिड्यू मिक्सचर, उससे ये दो फॉर्म बनेगी।
दिस इज COH, दिस इज OH, OH, इससे फॉर्म होगा रेसिन मिक्सचर। एक फॉर्म और एक सी मिरर इमेज, ये चीज समझ गए ना। ट्रांसफॉर्म पे सिन एडिशन किया गया है, इट विल फॉर्म रेसिन मिक्सचर। ये आपकी मीजो फॉर्म बनेगी और ये आपका रेसिन मिक्सचर बनेगा। पहले हमने क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सॉल्व करके रिजल्ट तक पहुंचा दिया। अब क्वेश्चन में देखो गिवन है कि रिएक्शन करने से वन और मोर फॉर्म देन STU लिखा है। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एस फॉर्म जो है वो मीजो फॉर्म है, तो ये आपकी एस फॉर्म हो गई, और टी एंड डी यू एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है, तो ये बेच आपकी रेसिन मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन लिखा है कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली, मैंने अभी सॉल्व कर दिया। P से जो फॉर्म बन रही है वो S है, और Q से जो फॉर्म हो रही है वो T एंड U है। और अगर ध्यान से देखोगे तो मीजो फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और रेसिन मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीजो फॉर्म एज वेल एज रेसिन मिक्सचर बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी और रेसिन मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर अगर चेक करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी बी। दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म बनेंगे, एस एंड टी एंड यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्लियर। अगले पार्ट में पूछा गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वी एंड डब्ल्यू आर। देखो हमने क्यू ऑलरेडी डिसाइड किया, उसके निकल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के वी बना रहे हैं हम लोग पहले। तो आप पहले एक बार रिएक्शन से क्यू डिसाइड कर लो। तो क्यू आपका ट्रांसफॉर्म था, उस ट्रांसफॉर्म की रिएक्शन निकल हाइड्रोजन से करानी है। तो ये आपका क्यू है, देखिए पहले इसकी रिएक्शन निकल हाइड्रोजन से अगर आप कराते हैं तो रिडक्शन होने के बाद ये फॉर्म बन जाएगा COH, CH2, CH2, COH, यानी टेक्निकल टर्म में सक्सिनिक एसिड। उसके बाद इसको हीट किया हुआ इसने। तो आपको पता है हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में सक्सिनिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग में पता है अगर बिटवीन 2 कार्बन होते हैं तो दिस अंडरगोस डिहाइड्रेशन, तो फाइनल आउटपुट बनेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये आपके गिवन स्ट्रक्चर क्वेश्चन के हिसाब से वी हो गया। उसके बाद से लिखा है वी की रिएक्शन जो है वो बेंजीन के साथ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करा है। तो दिस इज बेसिकली फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपकी बेंजीन के साथ या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन समझ लो। उसकी रिएक्शन अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 से करा रहे हैं तो एनहाइड्रस AlCl3 से इसका आउटकम आएगा दिस वन, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से रिंग ओपन हो गई। इसके बाद फर्दर एक कार्बन, दो कार्बन और फिर COH, ये फॉर्म बनेगी देखिए। उसके बाद उसने इसकी फर्दर रिएक्शन जिंक अमलगम HCl से करा के H3PO4 से कराई गई है। तो इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम HCl से करेंगे तो क्लीमेंशन रिडक्शन, जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन होने से क्लीमेंशन रिडक्शन, तो जो CO ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा और बाद में H3PO4 से रिएक्शन कराएंगे तो एक और बार फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन वर्कआउट करेंगे। ये आपका रिएक्टेंट हो गया और इसकी दोबारा H3PO4 से रिएक्शन कराएंगे तो एक और बार फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन वर्कआउट करेंगे। ये फाइनल प्रोडक्ट होगी। उसका अगर गिवन ऑप्शन चेक करेंगे तो उसमें पूछा है वी एंड डब्ल्यू, पहले मैं मार्क कर लूँ। तो रिजल्ट के हिसाब से ये आपका वी है और ये डब्ल्यू है। तो अगर वी और डब्ल्यू उसमें चेक करोगे तो उसके हिसाब से हमारा आंसर जो है वो ए फिट हो जाएगा। टू चेक वी एंड डब्ल्यू देन करेक्ट आंसर मस्ट बी ए। यहाँ से गिवन ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। प्रोसेस समझ आया। स्टेप वन, निकल हाइड्रोजन से रिडक्शन कराया पहले डबल बॉन्ड का,
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग से एनाइट्राइट बना, एनाइट्राइट की रिएक्शन साथ बेंजीन की रिएक्शन प्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, साइलेशन जैसी रिएक्शन होगी। उसके बाद जिंक अमलगम से क्लीवेंशन रिडक्शन, सीओ ग्रुप रिड्यूस हुआ और बाद में H3PO4 के साथ एक बार फिर से प्रिडलक्राफ्ट और साइलेशन रिएक्शन वर्कआउट करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो मैंने लिखा हुआ वो बनेगा आपका। Clear? Now to the next question. Next question is given, match the chemical convergence of list 1 with the appropriate reagent of list 2 and select the correct answers in the given code. तो देखो पहले वाले रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना रहे हैं, इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं। रिएक्शन की इज एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वी नीड अ बेस, वी नीड अ बेस। तो बेस जिसमें जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज NaOET। तो उसका मतलब इस वाले पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा 2 एलिमिनेशन। दूसरे पार्ट में देखो CH3CONA की रिएक्शन CH3COET बन रहा है, ये कहीं ना कहीं विलियमसन सिंथेसिस होगी। ये ONA है और इसकी रिएक्शन ET-Br से कराओ तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Br ग्रुप लीव करा के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। दिस इज OET। तो फॉर दिस ऑप्शन इट्स पॉसिबल आंसर इज 3। ठीक है, इसके बाद अगली रिएक्शन देखो तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, एल्कीन के ऊपर रिएक्शन हो रही है वाटर का और मार्कोनिक ऑक्सीडेशन हो रहा है बिना रीअरेंजमेंट के। इससे पता चल रहा है ये आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हुआ बेसिकली, तो ऑप्शन हो गया 1। और लास्ट वाले केस में देखो वाटर का एडिशन हो रहा है एंटी मार्कोनिक में, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसके हिसाब से ऑप्शन हो गया 4। अब जब इन चीज को मैच कराओगे तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन ए। First step is elimination, second step is Williamson synthesis, third step is oxymercuration demercuration, fourth step is hydroboration oxidation। तो हमने फटाफट रिएजेंट देख के आंसर फिट कर दिया, तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर हो जा रहा है ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, next question is given the unbalanced chemical reactions in the list 1 is missing reagent or conditions which are provided in the list 2 match with list 1 and the list 2। तो देखो सबसे पहले PbO2 की रिएक्शन हम H2SO4 से करा रहे हैं, तो PbSO4 ऑक्सीजन एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, PbO2 की रिएक्शन हम लोग H2SO4 से करा रहे हैं, तो सिंपली लेड सल्फेट O2 एंड दिस रिएक्शन प्लेस, मतलब सिंपली हीटिंग नीडेड है। ऑप्शन में देखो NO, I2 वार्म एंड Cl2 दे रखा है। तो PbO2 अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने H2SO4 को कन्वर्ट करके लेड सल्फेट बनाया। तो लेड का ऑक्सीजन स्टेट देखो यहाँ पे चेंज होकर +4 से +2 में गया और ऑक्सीजन यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट थी -2 चेंज होकर 0 में आ गया। तो आप ध्यान से देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, लेड का ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज कर रहा है दैट इज रिडक्शन। ये फाइनली सिंपल हीट करने से रिएक्शन हो जाएंगे। PbO2 अपने आप में सफिशिएंट हीट है, H2SO4 एसिडिक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दूसरे स्टेप में देखो Na2H2O3 की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, तो उससे NaHSO4 बन रहा है, उसका मतलब इट इज काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है हाइपो की रिएक्शन अगर आयोडीन से कराते हैं तो Na2S4O6 बनता है, जबकि क्लोरीन से कराते हैं तो Na2SO4 या NaHSO4 बनता है। तो इससे पता चल रहा है कि इस केस में ऑप्शन Cl2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो साथ साथ ऑप्शंस मार्क करता चलता हूँ, तो इस वाले केस में वार्मिंग करनी पड़ेगी, इस केस में Cl2 यूज करेंगे। ध्यान रखना है कि अगर Na2H2O3 की रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं तो इस केस में Na2S4O6 बनता है, जबकि क्लोरीन से यही रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन होता है +2 to +6। ऑप्शन स्टेट +2 से +6 में कन्वर्ट हो रही है। तो NaHSO4 भी लिख सकते हैं, Na2SO4 भी लिख सकते हैं, उसका कोई अंतर नहीं। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज गिवन N2H4 को हम लोगों ने रिएक्शन करा के फाइनली N2 में कन्वर्ट करना है। N2H4 को हमें फाइनली कन्वर्ट करा के N2 में लाना है। तो देखो अगर ऑप्शंस के हिसाब से चल रहे हैं तो अभी हमने ऑप्शन अगर 3 और 4 मार्क कर दिया तो अब इतने से आंसर मार्क कर सकते थे, बट अगर आपको फर्दर आंसर्स लिखने हैं, यू वांट टू राइट सम मोर आंसर्स, मतलब पूरा प्रोसेस ही सॉल्व करना है, तो आप आगे वाला स्टेप भी देख सकते हो। N2H4 से अगर हम N2 में कन्वर्जन करा रहे हैं तो यू कैन सी कि माइनस ऑक्सीजन स्टेट से 0 ऑक्सीजन स्टेट जा रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड है। तो इन गिवन ऑप्शंस के अंदर Cl2 और I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और ऑप्शंस के हिसाब से इसमें ऑप्शन 2 फिट करना है, तो आयोडीन से रिएक्शन करेंगे
तो N2H4 की रिएक्शन अगर हम I2 से कराएंगे तो इट विल फॉर्म N2 एंड I- ऑक्सीजन स्टेट देखोगे -2 से 0 गया और ये 0 से -1 गया। दिस इज अ टिपिकल रेडॉक्स रिएक्शन। एंड सिमिलरली अगर हम XeF2 की रिएक्शन करा रहे हैं और उसको जेनॉन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो जेनॉन में XeF2 में जेनॉन का ऑक्सीजन स्टेट +2 है, बाद में जेनॉन बना रहे तो 0 ऑक्सीजन स्टेट में ला रहे हैं, मतलब आइडियली इसका रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन कराना है तो मैं ऐसा रिएजेंट लेना होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके, दैट इज NO। तो NO को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करा पाएंगे और इससे जेनॉन बनेगा और नाइट्रोजन अपने हायर ऑक्सीजन स्टेट से NO2 चला गया। तो ये +2 से +4 ऑक्सीडेशन हुआ और ये +2 से 0 रिडक्शन हुआ। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। अगर पॉसिबल ऑप्शंस लिखेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 1 आएगा। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 3, 4, 2, 1 आंसर बन रहा है। दैट मीन्स योर आंसर मस्ट बी डी। आंसर मस्ट बी डी। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन given standard reduction potential data is given for different elements. आपसे पूछा गया E naught of the redox reaction pair in the values 1 and 2. Select the correct answer using the code given in the list. तो आपको E naught of Fe3 plus से Fe चाहिए। देखो टिपिकल सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि EMF ऑफ द सेल जो होता है नॉन एडिटिव फंक्शन, आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसको डेल्टा जी से सॉल्व करना पड़ता है। आपको डेटा में चाहिए Fe3 प्लस से Fe, तो वो हमें इन दो डेटा से सॉल्व करना पड़ेगा। एक Fe3 प्लस से Fe2 प्लस और एक Fe2 प्लस से Fe है। इन दोनों इक्वेशंस के एडिशन से हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो पहले आपको इनके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी लिखने पड़ेंगे। तो उसका डेल्टा G1 नॉट लिखेंगे तो आएगा माइनस F इंटू 0.77 और यहाँ डेल्टा G2 नॉट लिखेंगे तो इट इज -2F इंटू -0.44। ठीक है, और आपको तीसरी इक्वेशन जो एक्चुअली में चाहिए सॉल्व करने के लिए दैट इज Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इसके लिए डेल्टा G3 नॉट अगर लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी -3F E नॉट, जो आपको निकालना है सॉल्व करके। और रिलेशन के हिसाब से डेल्टा G3 नॉट की वैल्यू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम E नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.77 माइनस 0.44 इंटू 2/3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यूज को निकालेंगे सबसे पहले एक बार सॉल्व करके। तो अगर सॉल्व करके लाएंगे तो दिस इज क्लोज टू -0.36 या 37 वोल्ट, -0.0367 वोल्ट प्लस 036 समथिंग, लगभग ये आंसर आ जाएगा। तो दैट इज क्लोज टू -0.4, मतलब ऑप्शन 3 फिट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो इतने ही इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर लेना था और उसका आंसर डी मार्क कर देना था। बट अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो यू हैव टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। अगले स्टेप में देखो वाटर गिव्स H+ एंड OH- की इक्वेशन पूछी गई है। तो 4 वाटर गिव्स 4H+ एंड 4OH-। तो उसमें देखो क्या करेंगे कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को हाईलाइट कर लें, एक ये इक्वेशन, जस्ट चेक दीज टू इक्वेशंस। तो वाटर की इक्वेशन लाने की एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, उसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिवर्स करके सेकंड वाले में ऐड कर देते हैं तो आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इसमें इक्वेशन हम अगर इनको मार्क कर दें, ये इक्वेशन 1 और ये 2 है, तो 1 को रिवर्स करके 2 में ऐड कर दीजिए। 1 को रिवर्स करके 2 में ऐड करेंगे तो गिवन इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो यही चीज़ आप E नॉट के साथ अप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सेम है। तो वी कैन सिंपली राइट कि इक्वेशन 1 मतलब 2 - 1 करना है बेसिकली। तो उसका अगर E नॉट लिखेंगे तो वही काम E नॉट के साथ कर दो, तो 0.4 - 1.23 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.83 वोल्ट। तो अगर Q वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 4। अब आगे के ऑप्शन को मैच करा के देख सकते हो। हमने जो इक्वेशन लिखी है 4 वाटर गिव्स 4H+ प्लस 4OH-, इसका अगर हम E नॉट लिखेंगे तो दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी -0.4 - 1.23 -0.83 वोल्ट। समझ आया? इसके बाद तीसरा स्टेप है, देखो कॉपर 2+ प्लस कॉपर की रिएक्शन लिखिए, 2 कॉपर प्लस बनाना है।
तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अडॉप्ट सेल इक्वेशन। तो देखो इसके बाद अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को टैकल करें तो उससे थर्ड वाला पार्ट सॉल्व होगा। कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस दिया हुआ है और कॉपर प्लस से कॉपर दिया हुआ है। तो हमें एक्चुअली में कॉपर 2 प्लस के साथ कॉपर ऐड करके 2 कॉपर प्लस बनाना है। ठीक है, तो फिर से वही सेम कंस्ट्रेंट, आपको इसको भी अल्टीमेटली डेल्टा जी से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है। बट अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करें तो पहली इक्वेशन लिखते हैं कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड एक फॉर्म। कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। और दूसरी इक्वेशन है कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आल्सो कॉपर सॉलिड। और आपको एक्चुअल इक्वेशन में चाहिए कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर गिव्स 2 कॉपर प्लस। इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और रिवर्स करके ऐड किया हुआ है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और रिवर्स करके ऐड किया हुआ है। तो अगर हम इस इक्वेशन का डेल्टा G1 नॉट लिखेंगे तो इट इज माइनस 2f इंटू दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 0.34 और उसका डेल्टा G2 नॉट लिखेंगे अगर हम तो आ जाएगा माइनस 1 इंटू एफ इंटू 0.6 0.52 और इस रिएक्शन का डेल्टा G3 नॉट लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस 2f E0 और ये वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा 2 टाइम्स डेल्टा G2 नॉट इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया हुआ है और रिवर्स करके ऐड किया हुआ है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन होगा डेल्टा G1 नॉट माइनस 2 टाइम्स डेल्टा G2 नॉट। सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स डबल सेट करके रिवर्स करके ऐड किया हुआ है। दिस इज द रिलेशन। तो अगर हम यहाँ से E नॉट निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 0.34 माइनस 0.52 इंटू 2 तो कैंसिल हो जाएगा। सो 0.52 बस ये इतना बचेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लो। 0.52 माइनस 0.34 करेंगे तो दिस इज माइनस 0.18 वोल्ट 0.18 वोल्ट। तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो है वो 1 बन जाएगा। अब ऐसे आप देखो एडवांस के पेपर में आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। आपने जैसे ही पहला पार्ट सॉल्व कर लिया तो आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, सीधे आंसर डी मार्क करके आगे मूव करना चाहिए था। बट अभी चूंकि मैं आपको सॉल्विंग सिखा रहा हूँ इसलिए सारे स्टेप बताते हुए जा रहा हूँ। एंड द सिमिलर मैनर हम ऑप्शन नंबर 4 ट्राई करेंगे जिसमें CR3+2 CR2+ का कॉम्बिनेशन लिखना है आपको। तो CR3+ से CR2+ लिखेंगे तो उसमें भी सेम डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हमारे पास दो डेटा गिवन है, CR3+ से CR दे रखा है तो इसे दोनों इक्वेशन लिखो। तो वी हैव अ इक्वेशन CR3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव CR, एक इक्वेशन ये है। और दूसरी इक्वेशन में CR2+ से CR दे रखा है तो CR2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके CR बनाना है। आपको एक्चुअली में CR3+ से CR2+ का कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है CR3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव CR2+, दिस इज योर रिक्वायरमेंट। तो इसका डेल्टा G1 नॉट लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस 3f इंटू ई नॉट और इस सेल का ई नॉट दे रखा है माइनस 0.74, दिस इज माइनस 0.74। इसलिए डेल्टा G2 नॉट लिखेंगे तो दिस इज माइनस 2f इंटू और इसका डेटा दे रखा है माइनस 0.91 वोल्ट। और तीसरी इक्वेशन डेल्टा G3 नॉट लिखेंगे तो इसका माइनस f इंटू ई नॉट। और अगर आप मैथमेटिकली आप देखो तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करके ऐड करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज सिंपली डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट। ये रिजल्ट बनेगा, इसको बस सीधा सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन कैंसिल कर देंगे पहले इन दो। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस 0.74 इंटू 3 माइनस 0.74 इंटू 3
प्लस 0.91 इंटू 2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। उसको भी एक बार सॉल्व करके आप फाइनल आंसर तक चेक कर लीजिए। ये सॉल्व होकर -0.4 वोल्ट आएगा और गिवन ऑप्शन के हिसाब से अगर उसका नंबर मार्क करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा आपका 2। तो 3412 आंसर बना, तो उसके हिसाब से इसका आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे दैट इज एक्चुअली डी। बट मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम केवल एक ऑप्शन चेक करके अगर काम बन गया था, हमें वही ऑप्शन चेक करना चाहिए था जो यूनिक है। तो पी के लिए आप देखो 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखा है, तो मतलब ऑप्शन पी चेक करते ही आपका आंसर आ जाना था, क्योंकि दैट इज एन यूनिक वन। कोई एक ऑप्शन भी मिल जाना था तो काम बन जाना था, नहीं एक पार्ट सॉल्व करके आंसर लिखना चाहिए था। और फ्यूचरिस्टिक एंगल से अगर हम सीख रहे हैं तो हमने सारे पार्ट आपको सॉल्व करने सिखा दिए, डेल्टा जी और ई का रिलेशन सॉल्व करना था। नाउ टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। दिस इज बेस्ड ऑन अ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। An aqueous solution of X is added slowly to a solution of Y। मैंने आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की थ्योरी में चीज क्लैरिफाई करी थी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस सॉल्यूशन में आप कौन सा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, ये क्लियरली पता होना चाहिए। सो इट्स गिवन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X इज एडेड स्लोली टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Y। यानी आपका इनिशियल सॉल्यूशन Y है जिसमें आप X ऐड कर रहे हो, उसके बाद रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना Y की कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है कि फर्दर क्या चेंज हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, वन बाय वन मैं सारी रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले पी पार्ट से चल रहा है। तो पी पार्ट में देखो CH3COH की रिएक्शन में C2H5 होल थ्राइस N ऐड कर रहे हैं, तो इससे ये सॉल्ट बनेगा CH3COO माइनस C2H5NH प्लस। एसिड बेस रिएक्शन, टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन है। ये आपका देखो वीक एसिड है और ये सॉल्ट है। तो वीक एसिड अगर एक सॉल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो इससे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। और जैसे ही CH3COH खत्म हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही इसमें आप C2H5 ओवल थ्राइस N ऐड भी करोगे तो वो वीक बेस है। तो वीक बेस ऐड करने से नंबर ऑफ आयंस में कोई खास चेंज नहीं होगा। सो एज पर द गिवन रिएक्शन पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज करेंगे और फिर उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नोटिस में नहीं आएगा। तो देन यू मे से डिक्रीज एंड देन फर्दर नो चेंज का ऑप्शन भी लिख सकते हैं आप, या वेरी माइनर कंडक्टिविटी फर्स्ट विल से इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और फिर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप एक सॉल्ट में एक वीक बेस ऐड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस में कोई मेजर चेंज नहीं नोटिस में आएगा। तो इससे आपको पता चल जाए कि पी वाले पार्ट का जो आंसर है दैट इज एक्चुअली 3। ये चीज समझ में आई आपको। सो कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डज नॉट चेंज मच। समझ में आए इंक्रीजेस क्यों, क्योंकि पहले नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं और बाद में नंबर ऑफ आयंस में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको जैसे ही पता चला कि पी का आंसर 3 है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो इस क्वेश्चन का, इसका आंसर यही आएगा। तो फर्दर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ आंसर रिपोर्ट करना होता है। बट अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आगे भी बता रहा हूँ। अब देखो AgNO3 सोल्यूशन में KI सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, सेकंड पार्ट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो AgNO3 सोल्यूशन में आप KI ऐड कर रहे हो, तो इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग AgI एंड KNO3, ठीक है। तो हमारा ये सोल्यूशन जो है दो आयन प्रोड्यूस कर रहा है Ag प्लस NO3 माइनस। KI खत्म हो गया, AgI प्रेसिपिटेट कर गया, तो बाद में फिर से KNO3 में K प्लस NO3 माइनस बन रहा है। यानी कि देखो स्टार्टिंग में भी दो आयन है और बाद में भी दो आयन है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई खास चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर आयन। आयनिक मोबिलिटी का डिफरेंस होता है तो थोड़ा चेंजेस आते, तो कंडक्टिविटी में इनिशियली कोई चेंज नहीं होगा। और बाद में आप देखो KI जब आप ऐड कर रहे हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.01 m दे रखी है, इसकी 0.1 m दे रखी है। तो फर्दर KI जो है इंक्रीजेस नंबर ऑफ आयंस, तो उससे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो मतलब इनिशियली कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पूरा AgNO3 खत्म होगा उसके बाद नंबर ऑफ आयंस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज मच एंड देन इंक्रीजेस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस पार्ट के लिए आंसर मार्क करेंगे 4। तो आप ऑप्शन देखो, ऑलरेडी ए मैच करा चुके हैं, वो पहले ही से पता है। तो फर्स्ट 3, सेकंड पार्ट इज 4 क्लियरली नोन। अगले पार्ट में देखो एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH KOH से करा रहे हैं, और आप देखो KOH में एसिटिक एसिड ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। सो वी आर एडिंग acetic acid in KOH, so it is converting into salt CH3COOK plus water,
You can see this is a strong base, will give you two ions, K plus and OH minus, and this is also a salt, so this will also give you two ions, CO minus and K plus. और हम जानते हैं कि OH माइनस की आयनिक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, बट OH माइनस की आयनिक मोबिलिटी बहुत हायर होती है। तो अगर आयनिक मोबिलिटी हायर है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि तो पहले आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा थी, बाद में आयनिक मोबिलिटी कम हो गई, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। और जैसे ही KOH खत्म होगा उसके बाद आप एसिडिक एसिड डालोगे तो दैट इज एन वीक एसिड, तो उससे नंबर ऑफ आयंस में कोई खास चेंज आएगा नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिर फर्दर चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन डज नॉट चेंजेस मच, तो इसका मतलब इसके हिसाब से इसका आंसर मार्क करेंगे 2। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड देन डज नॉट चेंजेस मच क्लियर हुआ, बिकॉज आयनिक मोबिलिटी OH माइनस की CH3CO माइनस से बहुत ज़्यादा होगी, तो स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी, और फिर जैसे ही KOH खत्म हो जाएगा उसके बाद आप एक वीक एसिड ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होगा, मोबिलिटी में भी कोई बहुत चेंज नहीं आ रहा, इसलिए कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन HI में हम NaOH ऐड कर रहे हैं, HI इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, HI इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें हम NaOH ऐड कर रहे हैं, सो अगेन एसिड बेस्ड रिएक्शन। तो HI में अगर आप NaOH ऐड कर रहे हो तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, इट विल फॉर्म NaI एंड वाटर। तो आप देख सकते हो यहाँ से H प्लस और I माइनस बनेगा, और यहाँ से Na प्लस और I माइनस बनेगा, और फिर वही लॉजिक H प्लस की आयनिक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दो चीज़ें चेक करी जाती है, नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी। तो अगर आयनिक मोबिलिटी हायर है तो इससे जो है फिर से कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी बहुत हायर है इस प्रोसेस में, अगर आप ध्यान से देखो तो HI की रिएक्शन हम NaOH से करा रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज करते हुए जा रहा है, तो उससे आयनिक कंडक्टिविटी जो है वो पहले डिक्रीज करेगी, आयनिक मोबिलिटी कम हो रही है। देखो OH माइनस की जगह H प्लस की जगह Na प्लस बन रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम है बट आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब जैसे HI खत्म हो जाएगा उसके बाद आप NaOH ऐड करो तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, तो NaOH ऐड करने से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, तो इससे कंडक्टिविटी फिर से इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी और फिर इंक्रीज करने स्टार्ट करेगी, तो ऑप्शन होगा कंडक्टिविटी डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, दैट मींस योर ऑप्शन विल बी 1 ओवर हियर। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो 3 4 2 1, यानी गिवन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ए आएगा। अगर इसका आंसर मार्क करेंगे तो प्लस बी ए। तो दिस कंप्लीट्स योर पेपर।